वहा श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के हार हमें स्वीकार नहीं। बंदो कहाँ तक पाला जाए युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। मैं शिवम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं लाइव 11 बजे की क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं आर्मी के ओरिजिनल पेपर जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। एक और ओरिजिनल पेपर लेकर हम आ गए हैं जो पेपर है आईआरओ दिल्ली सेंटर का ये पेपर है। और ये लगातार 26 अक्टूबर 2019 का ये पेपर है और आर्मी जीडी का पेपर है। और इस पेपर में मैं कहता हूं आप यदि, क्योंकि एकदम आसान पेपर है, आप 45 प्लस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका 45 प्लस क्वेश्चन राइट है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए आज के सेशन की शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने परसेंट राइट हुए। और इन पेपरों की जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप एडुकेशना है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको फ्री क्लासेज में इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस में यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आर्मी के अलग अलग ट्रेड के सभी जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। या हमारे जो ये हेल्पलाइन नंबर है इन पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? राजघाट कहाँ स्थित है? राजघाट है वो कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो आप सबको पता है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किसका? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है क्या? राजघाट। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें किसान घाट की तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है वो किसान घाट है। अगर बात करें विजय घाट की तो लाल बहादुर शास्त्री का है। और बात करें शक्ति स्थल की तो वो है इंदिरा गांधी का। ये तीनों चारों जो मैंने बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश की। क्या है? पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? यानी कि शुद्ध रूप कौन सा होता है पानी का? तो आप सबको पता है जो वर्षा का जल होता है ना वो पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। क्यों? क्योंकि वही होता है प्राकृतिक पानी का रूप होता है वो। फिर यहाँ जमीन पर आने के बाद तो वो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, हम कह सकते हैं अम्लीय हो जाता है। क्योंकि वो वायुमंडल की अनेक परतों से होकर आता है तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय रूप ले लेता है। इस कारण वो शुद्ध नहीं रहता। लेकिन हालांकि देखे तो वो वर्षा का जल होता है, वही होता है असली शुद्ध जल। तो आप देख सकते हो वर्षा का जल होता है वो एक शुद्ध जल का जो क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है यह आपको बताना, जो कि एथलीट से संबंधित है। तो आप सबको पता है ये स्टेडियम है, ये है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू एथलीट स्टेडियम। अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है ग्रीन पार्क। कौन सा? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कानपुर में है। एक आता है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम है ये है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में स्थित है। ये तीनों आपको याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप नोट करके लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्या है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय की बात करें तो वो कौन थे? वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? ये मिला था 1913 में। कब? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि इसकी इनकी क्या है? एक रचना है जिनके उपलक्ष्य में, यानी कि हम कह सकते हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? आप लिखिए भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में हुई थी। और प्रथम पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्या? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यानी कि महात्मा गांधी की हत्या किस तारीख को हुई थी यह आपको बताना है। तो आप सबको पता है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी
1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? सी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और 30 जनवरी में भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 30 जनवरी वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर जन्म की बात करें महात्मा गांधी के, इसकी महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्या? भारत सन में स्वतंत्र हुआ था, यानी कि भारत है वो कब स्वतंत्र हुआ था? तो आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो आप देख सकते हो 15 अगस्त 1947। तो 1947 आपको ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। क्या? किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें क्या है? रेलवे स्टेशन नहीं है। वो कौन कौन सी है? एक तो है मेघालय और एक है सिक्किम। कौन सा? तो आप देख लो, मेघालय या सिक्किम में से ऑप्शन है, तो आपको सिक्किम ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ये याद रखना। और एक कौन सा? एक मेघालय और मेघालय, जिसे हम मेघों का घर कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, यह आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सबको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और बात करें जाकिर हुसैन की, तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय है वो राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या? 9 नंबर। इनमें से अजीब है, देखो ये हिंदी में है, तो इसको इंग्लिश में अगर मैंने देखा तो ओड लिखा हुआ था। ओड यानी कि भिन्न। ओड का मतलब क्या होता है? हम कह सकते हैं विषम या भिन्न, यानी कि इनमें से विषम या भिन्न कौन सा है, यानी अलग कौन सा है? तो आप देखो, टेब, कंप्यूटर और लैपटॉप, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप सब जानते हो। लेकिन जो वॉशिंग मशीन है, ये क्या होती है? ये कपड़ा धोने की मशीन है। ये सारे क्या होती है? ये सारे हम क्या यूज में लेने वाले, जो मतलब लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इनसे संबंधित है। लेकिन वॉशिंग मशीन है, ये क्या है? मशीन है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 साल होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 होता है। वही प्रधानमंत्री और लोकसभा के सदस्यों का होता है। और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, उसको भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ये स्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्या है? पहला ओलंपिक खेल में हुआ था। सबसे पहले तो बात कर लेती है कि प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित कब हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल है, हम कह सकते हैं आधुनिक ओलंपिक भी कहते हैं, तो ये हुए थे 1896 में आयोजित हुए। कब? 1896 में प्रथम हुए थे। एथेंस ग्रीस में क्या हुए थे? ये आयोजित हुए थे। तो आप याद रख सकते हो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक प्रश्न आता है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में पढ़ते हैं। समिति, तो सबसे पहले तो आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखो, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, यानी कि खेल शुरुआत होने से 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और कहां हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस फ्रांस में हुई थी। लेकिन आपको पूछे इसका वर्तमान मुख्यालय वो भी कब? वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, तो आप याद रखना लोसाने। और ये कहां है? स्विट्जरलैंड। ये आपको ध्यान रखना। ओलंपिक समिति है, उसका जो स्थापना की बात करें तो 1894 में हुआ था और पेरिस फ्रांस में हुआ था। और हम बात कर लेते हैं वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका वर्तमान मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। ओलंपिक खेल है वो 1896 में एथेंस ग्रीस से
शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 12 है। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, यानी कि सचिन तेंदुलकर का संबंध किस खेल से, तो आप सब जानते हो ये एक महान क्रिकेटर हुए थे, यानी कि आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, क्या भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यानी कि भारत का सिविलियन पुरस्कार है सर्वोच्च, वो कौन सा है, तो आप सबको पता है भारत रत्न है। कौन सा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर परमवीर चक्र की बात करें तो यह सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो वो परमवीर चक्र है, और प्रथम किसको मिला था, सोमनाथ शर्मा को प्रथम ये पुरस्कार मिला था। कौन सा, परमवीर चक्र। और प्रथम भारत रत्न मैंने बता दिया किसको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर देखो, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। ममता बनर्जी है वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की क्या है, मुख्यमंत्री है, और उनका संबंध है वो है तृणमूल कांग्रेस से। किससे, तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है, ये आपको याद रखना। और आज मैं एक प्रश्न बता रहा हूं वो आपके पेपर में आ सकता है। आप सबको पता है, सब जानते हो, मुलायम सिंह यादव जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। आपको पूछ सकता है कि मुलायम सिंह यादव का संबंध किस पार्टी से था, तो मुलायम सिंह यादव है वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। किससे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे, आप सबको पता है मुलायम सिंह यादव थे संस्थापक, मुलायम सिंह यादव। और ये महान व्यक्तित्व के धनी थे, और मतलब लोगों में रहने वाले क्या एक महान व्यक्ति थे, और इन्हें क्या नेताजी कहा जाता था, यानी कि वहां देहात में यानी कि रूरल एरिया में उन्हें नेताजी कहकर बुलाया जाता था। और वैसे देखे तो ये ज्यादा मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते थे, और लोगों में मतलब बोलचाल की भाषा में बहुत ही मतलब सरल और स्वभाव के ये व्यक्ति थे। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव का संबंध किस पार्टी से है, तो आपको ये याद रखना। इनका मतलब राजनीति में बहुत बड़ा तजुर्बा था, क्योंकि ये 8 बार विधायक, 7 बार सांसद और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर क्या है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का है, और कम जनसंख्या की बात करें तो वो सिक्किम का है। किसका है, सिक्किम का कम मतलब जनसंख्या है वो क्या है, कम है, और जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक बिहार का है। और सर्वाधिक जनसंख्या का निवास करती है भारत के किस राज्य में, तो यूपी में करती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 16 जो कि साइंस का प्रश्न शुरू हो गया है, जीके के 15 प्रश्न पूरे हो गए, अब साइंस की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपको दे रखा है एड्स से होता है, यानी कि जो एड्स बीमारी है वो किससे होती है, तो आप सबको पता है एड्स है ये एक वायरस जनित बीमारी है। कैसी, वायरस जनित बीमारी है। आप सबको पता है एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी उससे फैलती है क्या, एड्स। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 17 क्या है, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से प्राणी है जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप सबको पता है जो मांसाहारी होते हैं, जो मांसाहारी प्राणी होती है वो क्या करते हैं, दूसरे प्राणियों का भोजन करते हैं। तो आप यहां देख सकते हो मांस भक्षी आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, मांस भक्षी, या इन्हें मांसाहारी भी लिख सकते हो, मांसाहारी, क्योंकि मांस भक्षी को ही कहा जाता है मांसाहारी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, क्या अल्बर्ट आइंस्टीन एक था, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो कौन थे, यानी कि हम कह सकते हैं भौतिकविद थे या रसायनज्ञ थे या जीव विज्ञानी थे या बोटोनिज्म थे, कौन थे, तो आप सबको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन है वो भौतिक विज्ञान के एक महान क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो आप याद रख सकते हो वो क्या थे, एक भौतिकविद थे, और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, यानी कि हम कह सकते हैं द्रव्यमान और ऊर्जा का जो समीकरण है वो दिया था, E बराबर mc² का जो समीकरण है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये समीकरण किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न की बात करें तो 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्या एक चुंबक में ध्रुव होते हैं, यानी कि जो चुंबक होती है उसमें कितने ध्रुव होते हैं, तो आप सबको पता है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, आपका ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, क्या ईसीजी का उपयोग रोग की पहचान के लिए किया जाता है? यानी कि ईसीजी है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ईसीजी का पूरा नाम। ईसीजी, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम भी लिख सकते हो और कई जगह ग्राफ भी लिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कार्डियो शब्द का प्रयोग हम हृदय से संबंधित लेते हैं। कार्डियो शब्द है वो हृदय से संबंधित होता है, तो आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी का प्रयोग है वो किसके, हृदय के रोगों से संबंधित हम क्या कर सकते हैं, पता लगाने में किया जाता है। किसका, ईसीजी का प्रयोग। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें गुर्दे से, तो आप सबको पता है जब गुर्दा फेल हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो हम एक विधि उपयोग करते हैं कृत्रिम, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस का आपको पूछे तो आपको गुर्दा या किडनी करना है, अगर ईसीजी के पूछे तो वो हृदय करना है। अगला प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, क्या अधिक मदिरापान से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अधिक मदिरापान का मतलब है अधिक एल्कोहल के सेवन से, या हम यहां लिख सकते हैं शराब। मदिरापान का मतलब क्या होता है? मदिरा का मतलब होता है एल्कोहल या शराब। शराब में आपको पता है एल्कोहल की मात्रा होती है, तो एल्कोहल के ज्यादा सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप सबको पता है मानव शरीर का जो यकृत है, जो लीवर है, वो प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाए, यानी कि लीवर है वो प्रभावित होता है किसके, एल्कोहल के सेवन से। अगला प्रश्न नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, क्या एक हॉर्स पावर कितने वोट के बराबर होता है? एक एचपी की बात करें तो आप सबको पता है एक एचपी बराबर 746 वोट होता है। कितना, 746 वोट होता है। आप ऑप्शन में देख लो 746 किस में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो अगली बार भी रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि कई बार तो ये आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, क्या दे रखा है, मानव शरीर को बनाने में मुख्य तत्व कौन सा है? देखो, इसमें आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि देखो मानव शरीर है वो वैसे देखे तो पानी से ही निर्मित होता है। क्यों? मानव शरीर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है पानी की, तो आपको यहाँ पानी है वो करेक्ट करना होगा, बी ऑप्शन। देखो, प्रोटीन होता है ये पानी के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहला पानी आता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पर प्रोटीन आता है। अगर पानी ऑप्शन में न दे तो आप प्रोटीन करना होगा। प्रोटीन एक मानव शरीर का पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ है, क्योंकि ये मानव शरीर को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन है वो पानी करेक्ट होगा। प्रोटीन है वो सेकेंड नंबर पर आता है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन में भी पानी की मात्रा इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा है मानव शरीर में। निर्माण की बात करा, यहाँ क्या कर रहा है, बनाने में बात करा है मानव शरीर को, तो वो किसका, पानी का योगदान होता है। और पोषण यानी कि उस शरीर में वृद्धि या विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या 24 नंबर, प्रोटॉन का आवेश है। प्रोटॉन का आवेश है यानी कि वह धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है या उदासीन होता है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन। तो आपको पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश होता है। कैसा धनात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोटॉन का जो द्रव्य आवेश है वो कितना होता है? तो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। ये होता है, ये प्लस में होता है इसका प्रोटॉन का होता है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन का सेम ही द्रव्यमान होता है लेकिन वो माइनस में होता है। ये आपको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? वो होता है माइनस का -1.6 × 10 की घात -19 कूलम। ये आपको याद रखना, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, ये आपको याद रखना। जबकि प्रोटॉन होता है ये एक धनात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन। ये आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, क्या हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? यानी कि हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है? तो मानव रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह आपको पता होगा, खून यानी कि रक्त आपको ऑप्शन में दे रखा है, सी हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन में फेर्स पाया जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, रक्त का लाल रंग होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में फेर्स यानी कि लोह तत्व पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना।
अगला प्रश्न नंबर 26 आपके सामने, क्या हवा है, यानी कि आपको पूछ रहा है हवा बाहरहीन होती है या इसमें भार होता है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा है। तो आप सबको पता है हवा में भार होता है, हवा कोई बाहरहीन नहीं होती है, हवा में भार होता है, क्या आपको याद रखना। तो हवा होती है, इसमें भार होता है, और निर्वात होता है, उसमें तो कोई भार मतलब ही नहीं है कोई निर्वात का, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, क्या संक्षेप शब्द इसरो का विस्तार रूप बताओ, यानी कि आपको बताना है इसरो का पूरा नाम बताना है। तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है, इसरो का पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इसरो का पूरा नाम होता है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1970 को, क्या आपको याद रखना, इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, क्या ओजोन हमें से बचाती है, यानी कि जो ओजोन परत है वो किससे बचाती है, तो वो बचाती है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रे होती है, उनसे बचाती है। तो आप यहां देख सकते हो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और एक्स किरणों का उपयोग आप सबको पता है उपचार में, शरीर के उपचार में, या हम कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे शरीर का क्या स्ट्रक्चर या संरचना उसके द्वारा देखी जाती है, यह आपको याद रखना। अगला प्रश्न नंबर 29 आपके सामने, क्या निम्न में से कौन सा स्तनी है जो उड़ सकता है, यानी कि आपको पूछा है उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है। स्तनी का मतलब जो स्तनधारी है वो उड़ सकता है, तो आप सबको पता है चमगादड़ है, ये उड़ने वाला स्तनधारी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है, तो वो होता है ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल होता है वो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 30 जो कि साइंस का प्रश्न है, अभी क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, अभी क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को और जोड़िए। तो प्रश्न क्या दे रखा है, पानी का रंग, यानी कि पानी का रंग कैसा होता है, तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिए। तो पानी होता है वो रंगहीन होता है, हालांकि वो देखने में हमें नीला ही दिखाई देता है, लेकिन वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, क्योंकि कई जगह आपको सफेद भी दिखाई देगा पानी। पानी कैसा होता है, पानी का कोई रंग नहीं होता है। अब शुरू हो जाते हैं मैथ्स के प्रश्न, तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और सर करते हैं मैथ्स की क्लास की बात। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी, इसमें एक हम ओरिजिनल पेपर कर रहे हैं जो कि दिल्ली ईआरओ का है। बहुत ही शानदार पेपर आप देख पा रहे होंगे। तो एकदम आसान पेपर आया था, जैसे मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, 11, 23 और x का औसत आपको दे रखा है। 11, 23 और x का औसत आपको दे रखा है। यदि मैं बात करूं 11 प्लस में 23 करूं और प्लस में मैं x करूं, तो इनका योग कितना होना चाहिए, तीन संख्या है, एवरेज 40 है, तो 3 गुना 40 इनका योग होगा, बिल्कुल होगा। एक बार बताओ इतनी बात समझ में आई क्या, क्योंकि आपको पता है एक 11, एक 23 है, एक x है, तीनों का योग होगा औसत गुणा 3। क्योंकि आपको पता है योग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, औसत को जितनी संख्या होती है उससे गुणा कर देते हैं, तो 3 गुना 40 ये योग होगा। तो हम करेंगे 11 और 23 की बात करें तो ये आपका कितना हो गया, यदि मैं बात करूं तो ये आपका 34 होगा। 34 प्लस x बराबर कितना, यह आपको पता है, गुणा कर दीजिएगा 120। अब 120 में से आपको क्या घटाना है, 34 घटाना है, तो x बराबर कितना आएगा, 120 माइनस 34 आएगा। तो जल्दी से घटाकर सभी विद्यार्थी देखिएगा तो एकदम आराम से कर दोगे, कितना आपका जवाब आने वाला है, 86 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों, x की वैल्यू आपकी आएगी 86। कितनी आएगी, 86। तो बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि एक ट्रेन 750 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, इसका मतलब 15 घंटे में दूरी कितनी तय की, 15 घंटे में आपको पता है दूरी की बात करूं तो 15 घंटे में अगले ने दूरी बताई 750 किलोमीटर। कितनी भाई, 750 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो बताओ भी 1 घंटे में कितने करेगी, तो आपको पता है 1 घंटे में निकालने के लिए भाग देंगे, तो 1 घंटे में बात करें तो 1 घंटे में जल्दी से बताओ हम करेंगे 750 बट्टे में 15, और 15 का भाग दोगे 5 बार, यानी हम बात कर लेते हैं 50 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी चलेगी भी, 50 किलोमीटर चलेगी। अब आपको कितने में निकालना है, आपको निकालना 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है, तो 2 घंटा यानी 2 से हम गुणा कर देंगे, तो जल्दी से कर दो भाई 2 से गुणा।
2 गुना क्या करोगे 50 करोगे, यानी आपका जवाब कितना आएगा 100 किलोमीटर आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों 100 किलोमीटर आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से मैच कराएगा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। सभी विद्यार्थी मैच करवाते रहेगा, देखते भी कौन कौन विद्यार्थी इसका जवाब सही दे पा रहे। बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 33 नंबर, एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है 15 का स्क्वायर। किसका भाई 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15 करना है। ऐसा क्वेश्चन देखो कई बार एकदम इजी दे देता है, 15 का वर्ग 25 का वर्ग ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो 15 का वर्ग आपको पता होगा कितना होता है 225 होता है। एकदम आसान और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। कई बार 25 का पूछता है, कई बार 24 का, कई बार 26 का, कई बार 21 का, इस तरह से वर्ग आपको पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। किस धनराशि का 27%, किसी धनराशि का, ऐसे लिखो किसी धनराशि का, किसी धनराशि का 27% इतना दे रखा है, यानी 27% की वैल्यू आपको कितनी दे दी। यदि मैं बात करूं तो 27% की वैल्यू दी 2998 रुपए। कितने 2998 रुपए दिया। तो पहले हम निकाल लेते 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, हम कहेंगे 2998/27। कितना करेंगे 2998/27 करेंगे। अब जल्दी से काट पीट करके भाग दीजिएगा। पहले मैं 9 से काट दूं या 3 से काट दूं, जो आपको अच्छा लगे उससे काट दो। तो मैं 9 से काट देता हूं, ये 9 से 3 बार कटा, और ये 9 से 9 दूनी 18। फिर बात कर लेते 2 बार 2 बार, आपको पता है कितना भाई 222/3। 222/3 का मतलब 7 बार। और फिर बात कर लेते कितनी बार भाई, जल्दी से बताओ 74 बार। क्या जल्दी से बताओ, यदि मैं बात करूं 4 बार 74 आया। 1% का मान कितना है 74 है। आपको तो वो संख्या चाहिए, यानी किसी धनराशि का तो वो संख्या क्या है ऐसा बताना था। यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं गया कि किसी धनराशि, किस धनराशि, बिल्कुल तब तो किसी होना चाहिए था, क्योंकि किसी इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है मैं आगे लिखता ना वो सात क्या है, तब आपको लिखना पड़ता कौन सी संख्या है। यहाँ तो लिख दिया किस धनराशि का, मतलब वो धनराशि आपको क्या करना है ज्ञात करना है। मैंने सोचा कि भी आगे लिखा होगा कि कौन सी वो संख्या है, तो आपको पता है यहाँ डायरेक्ट ही कह दिया वो किस संख्या का, किस धनराशि का। तो आपको पता है यानी 100% की वैल्यू हमें चाहिए। तो 100% बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे 74 गुणा 100, 100 से गुणा कर दो 1% की वैल्यू है, तो आपका जवाब कितना आएगा 7400 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 7400 रुपए आएगा। तो जल्दी से देख लो 7400 रुपए, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है, एकदम आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए, देखते भी 2 गुणा 3। क्वेश्चन क्या दिया भाई 2 गुणा 3, फिर बात कर लेते हैं प्लस कोष्टक लगा के दिया 1/3 और -1/3 ऐसे दे रखा है। अब देखो पहले आपको पता है क्या हल करना पड़ेगा, कोष्टक हल करना पड़ेगा, और 1/3 में से 1/3 घटा दो भाई कितना आएगा 0 आएगा। हम कहेंगे 0, तो बिल्कुल ये कोष्टक के अंदर का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब आपको पता है पहले हम क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, तो गुणा कर दो जल्दी से। 2 गुणा 3 का मतलब 6, और 6 + 0 का मतलब आपका जवाब कितना आ गया। आंसर की बात करें तो आपका 6 आ गया, क्योंकि कोष्टक क्या 1/3 - 1/3 कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से आपका जवाब आ गया कितना 6 आया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया, आपने कई बार ओरिजिनल पेपर देखे तो केवल कई बार यहाँ 180 देता है और कई बार यहाँ 120 देता है, बस इतना ही अंतर करता है, बाकी क्वेश्चन के ऊपर वाले आंकड़े सेम देता है। तो आप जल्दी से कीजिएगा, मूलधन आपको निकालना है, और जब भी साधारण ब्याज दिया हो तो मूलधन क्या होता है नोट करो भी सभी विद्यार्थी। मूलधन की बात करें तो आपको पता होगा ब्याज गुणा 100, क्या करते हैं ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या लिखते हैं आपको पता है दर गुणा समय लिखते हैं, बिल्कुल दर गुणा समय। तो जल्दी से कर दो ब्याज गुणा 100, यानी ब्याज कितना आपको पता है 180 रुपए, और गुणा 100, और बट्टे में क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, बट्टे में क्या लिखोगे दर गुणा समय। तो 5 गुणा 3 करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर दो 5 गुणा 3, एकदम आराम से कर पाओगे। जल्दी से एक बार गुणा भाग सभी विद्यार्थी कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है काट लीजिएगा जल्दी से, पहले आप 3 से काट दो, इसको किससे काटोगे, ये कटा 60 बार, कितनी बार कटा 60 बार, और 60 आपको पता है 5 से कटेगा 12 बार, तो आपका जवाब कितना आएगा 1200 रुपए आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों 1200 रुपए आपका जवाब आएगा। तो देख लो 1200 रुपए कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है सुमिता, सुमित्रा की बात कर रहा है, क्या कर रहा है सुमिता, या जो भी नाम कोई भी दे आपको क्या लेना है 25 टोकरी, कितनी 25 टोकरी कितने दिन में बना रही है 35 दिन में बना रही है, तो वह 110 टोकरी कितने दिन में बनाएगी। पहले बात कर लेते हैं 25 टोकरियों को बनाने में कितना दिन लग रहा है, 25 टोकरियों को बनाने में कितना दिन रहा है, जल्दी से बताओ 25 टोकरियां कितने दिन में बना रही है 35 दिन, बिल्कुल 35 दिन। इसका मतलब हम निकाल लेते हैं एक दिन, यानी एक टोकरी को बनाने में कितना दिन लगेगा, एक टोकरी का दिन, एक टोकरी का दिन कितना आएगा, आप बोलोगे 35/25, बिल्कुल 35/25 दिन आएगा, ये बात समझ गए।
अब आपको पता है क्या निकालना है, आपको कह रहे हैं 110 टोकरियां बनाने में कितना दिन लगेगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो हम निकाल लेते हैं 110 टोकरियां, क्योंकि हम पहले एक का निकाला, फिर हमने क्या निकाल लिया, 110 का निकाले। तो 35/25 गुणा 110। अब जल्दी से जो भी कट रहा है उनको काट पीट करके हल कीजिएगा। तो आपको पता है 25 यानी 5 से कट रहे, तो ये मैं 5 से काट देता हूं 5 बार, और ये 5 से 7 बार। इस 5 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 22 बार, और 22 साथी कितना होता है आपको पता होगा, 154 दिन। तो आपका जवाब कितना आएगा, 154 दिन आपका जवाब आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, तो 154 दिन दे रखा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एकदम आसान था, और ये पेपर आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही आसान है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले बात कर लेते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ भी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कई बार सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको पता है, 1014 दिया, बिल्कुल 1014 दिया। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है 6 का भाग दोगे, तो a स्क्वायर बराबर कितना आया, a स्क्वायर बराबर आया 1014 बट्टे में कितना 6 करोगे, तो आपको पता है एक बार, फिर बात कर लेते हैं कितनी बार जाएगा, यानी 6 बार फिर 9 बार, बिल्कुल 169 आया। इसका मतलब a का मान कितना आ गया, a का मान आपके पास आ गया 13, यानी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आपकी भुजा की लंबाई आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, भुजा आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है वो देखो, क्योंकि भुजा हमने ज्ञात कर ली कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रखा, तो भुजा का मान आपका आ गया कितना है, अभी 13 आया। अब आपको क्या निकालना, उसका आयतन बताओ। आयतन यानी हम बात कर लेते हैं घन का आयतन क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब होता है। यदि a की क्यूब होता है तो आप क्या करना पड़ेगा, 13 की क्यूब करना पड़ेगा, और 13 की क्यूब कितनी होती है आपको पता है, 2197 होती है। कितनी होती है, 2197 होती है, और सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी आयतन की इकाई किस में आएगी, क्यूब में आएगी। तो आपको पता है 2197 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आ चुका है। एक मारुति कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे की यात्रा करता है, ठीक है। आगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे की यात्रा करता है, तो टोटल औसत चाल बताओ। तो मैंने आपको बता रखा है औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखो, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब जल्दी से कर दो, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी की बात करें तो पहले आपको पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा 2 घंटे, तो 60 गुणा 2 ये दूरी तय करेगा, बिल्कुल, क्योंकि 60 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, तो दूरी कितनी होगी, 60 गुणा 2 होगी, क्योंकि आपको पता है दूरी क्या होती है, 4 गुणा समय होती है, प्लस में। आगे बात कर लेते हैं, आगे आपको पता है क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 1 घंटे से, बिल्कुल ये चाल आपको दे रखी 1 घंटे चला, इसका मतलब 40 गुणा 1, बिल्कुल बट्टे में समय लिखेंगे, समय 2 घंटा और प्लस में 1 घंटा, यही था बिल्कुल। तो आपको पता है 120, बिल्कुल 60 गुणा 2 120 हुआ, प्लस में 40, प्लस में 40, और बट्टे में कितना समय की बात करें तो आपको पता है 3। तो जल्दी से कर दो, ये कितना भाई 160 बट्टा 3, 160 बट्टे 3 की बात करें तो भाग जल्दी से दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा 5 बार, फिर बात कर लेते 3 बार, यानी 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। तो जल्दी से देख लो, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा, कई सारे पेपर में रिपीट हो चुका है। तो 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। एक बार बता दो जल्दी से सभी विद्यार्थी, आपको कुल दूरी ज्ञात करनी है। कुल दूरी की बात करें तो आपको पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे, यानी ये चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 घंटे चला, इसका मतलब दूरी कितनी हुई 60 गुणा 2 120, और आगे 1 घंटा चला 40 की स्पीड से, तो कुल दूरी होगी 120 और 40 कितना 160, और 160 बटा समय टोटल कितना हुआ 2 घंटा और 1 घंटा, यानी 3 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने कई पेपर करवाए, उसमें आया हुआ क्वेश्चन आपको पता है, बस भाषा घुमा घुमा के आपको पूछा जा रहा है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। मैंने वहां बताया भी था भी कौन कौन से होते हैं, मैंने वहां बताया भी था, एक बार दोबारा बता देता हूं। प्रकार की बात करें तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, जल्दी से बता देता हूं फटाफट। एक होता है न्यून कोण, कौन सा भाई, न्यून कोण ये त्रिभुज, और आगे बात कर लेते हैं, एक होता है समकोण और एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ये 3 प्रकार के कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं। और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर बात करें तो भुजाओं के आधार पर भी आपको पता है, मैंने बताया था कितने प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा सही लिख देता हूं।
भुजाओं के आधार पे भी बात करें तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन होते हैं। वो होते हैं, 1 नंबर की बात कर लेते, 2 नंबर की बात करें, सभी का कमेंट आना चाहिए भाई। 3 नंबर की बात करें तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं समबाहु, कौन सा? समबाहु होता है। 2 नंबर की बात करें तो समद्विबाहु बाहु होता है, कौन सा? समद्विबाहु बाहु होता है। और 3 नंबर की बात करें तो हम कहते हैं विषम बाहु, कौन सा कहते हैं? विषम बाहु कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, भुजाओं के आधार पे भी 3 प्रकार के, कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के। तो जल्दी से देख लो, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको 3 को उधर ले जाना है, कैसे भी कर लो बोले। इधर 3 आपको पता है पड़ा है, और 4 को उधर से ले आए, प्लस में हो गया बिल्कुल। और फिर बात कर लेते 3x माइनस कितना? 2x, बिल्कुल। कितना बचा? 1x बचा। x बराबर आपका आ गया 7। x बराबर आपका कितना है? 7 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बस कुछ ही नहीं करना था, x वालों को एक तरफ ले गए तो आपको पता है 2x इधर आकर घटा 3x में, तो 1x बचा। और आपको पता है ये 4 उधर जाके जुड़ा, 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। तो एकदम आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? यदि एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, यानी ये क्या दे रखा है आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दे रखा है, बिल्कुल। क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया? क्रय मूल्य आपको दिया 9,400, बिल्कुल। और जो लाभ या हानि होती है ना, वो हमेशा आपको पता है क्रय मूल्य की ही होती है। लाभ या हानि, तो लाभ कितने प्रतिशत का? 8% का। तो 9,000 का 8% वही तो लाभ है। 9,000 गुणा 8/100, आपको लाभ ही तो निकालना है। तो कितना लाभ हुआ? प्रतिशत में आपको पता है 8% है, और 8% हमेशा लाभ या हानि होती है, वो हमेशा क्रय मूल्य की होती है। तो 9,000 का ये निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये 2 शून्य कट गया, ये 72, और आपको पता है 2 शून्य यानी 1 शून्य, 2 तो कट गए, बिल्कुल। 720 रुपए आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 720 रुपए आपका जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर दीजिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है। परिधि का मतलब क्या होता है भाई? 2πr होता है। तो जल्दी से रख लो, 2πr का मान कितना दिया? 88 दिया। बस जल्दी से कर दो भाई। ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने करवाया, जल्दी से ऑप्शन में आना चाहिए जवाब। अब देखो कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे पेपर, आपको पता है आर्मी के जो पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप खुद देख पा रहे होंगे। हमने कई सारे पेपर करवा रखे। तो जो भी विद्यार्थी नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने बहुत सारे आपको पता है पेपर इस चैनल पे करवा रखे। तो प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां जाके देख सकते हैं। और सारे पेपरों की पीडीएफ आपको एडुकेशना ऐप पर मिलेगी। तो एडुकेशना ऐप जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए स्पेशल कंटेंट भी आपको पता है एडुकेशना ऐप पर हम देते हैं, सिलेक्टेड मैटर, जिसके अंदर से आपको पता है क्वेश्चन आते हैं। तो वो पेपर वगैरह भी वो आप दे सकते हैं, मटेरियल आपको पता है एडुकेशना ऐप से। तो जल्दी से करो भाई। भाई दोनों 44 से ये 2 बार कटा, तो आर बराबर कितना आया? 2 गुणा 7। तो आर बराबर कितना आ गया भाई? आर बराबर आ गया 14। और क्या आएगा? जल्दी से देखो, मीटर है ना, मीटर आएगा। सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर आता है, तो 14 मीटर आपका जवाब आएगा। जल्दी से देख लो भाई। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे, त्रिज्या ही पूछिए, नहीं कहीं और तो नहीं पूछा, रेडियस पूछिए, त्रिज्या पूछिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो कि एकदम आसान था, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। 1 का वर्ग कितना हुआ? 1 हुआ। फिर बात कर लेते 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 हुआ। और ये 16 हुआ। जल्दी से ऐड कर दो, कुछ ही नहीं करना था, एकदम आसान क्वेश्चन था। तो जल्दी से देखो ये कितना आएगा? 1 और 4 5, 5 9 की बात करें 14, 14 ये बात कर लेते 6 कितना? 20, 80 लगी 2, 30 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 30 आपका जवाब आएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था, हालांकि कई बार बड़ी संख्या दे देता आगे तक। तो आपको पता है वर्गों के योग का सूत्र आपको आना चाहिए, जिनको पता नहीं है नोट कर लो। वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है? प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो आपको ध्यान रखना है n+1 और 2n+1/6 होता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तो सूत्र आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा संख्या आपको नहीं दे रखी है। कई बार ज्यादा संख्या दे दे, जैसे 20 के वर्ग तक दे दे तो n का मान 20 है, इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ये तो एकदम आसान था भाई। 1 का वर्ग यानी 1, 2 का 4, 3 का 9, ये आपको जोड़ने थे, तो आराम से आ गया आपका 30। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन एकदम आसान है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 23 से पूर्णतया विभाजित है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब ये ऑप्शन के अनुसार था। वैसे देखा जाए तो वैसे मैं उत्तर बताता हूं जो सही आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में वो दे नहीं रखा है, तो आपको तो फिर ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार तरीका बता देता हूँ। 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो आपको बताया क्या कितने शून्य लगेंगे? 4 शून्य लगेंगे, 2 3 4। ये 5 अंकों की छोटी संख्या है। ये क्या है भाई? हमें कहे 5 अंकों की छोटी संख्या, एक बार नोट कर लो भाई। 5 अंकों की छोटी संख्या,
5 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो आपको पता कितनी है, आप कहोगे क्या, आप लिख दोगे जल्दी से कितना शून्य, 10,000 है। लेकिन ये भाग देने की बात करेंगे अब, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। लेकिन अगला कह रहा है उसमें 23 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। भाई इसमें देखते हैं, इसमें पूरा चला जाएगा तब तो यही हो जाएगी, नहीं फिर शेषफल के अकॉर्डिंग हम बता देंगे। चलिए 23 का भाग देते, तो आपको पता है 23 का कितनी बार, 4 बार, और कितना आया, 92 आया। कितना आया, 92 आया। जल्दी से घटा दो, ये कितना बचा, 8। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं तो जल्दी से बताओ, एक शून्य हमने उतार लिया। अब जल्दी से करने की सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा, तो आपको पता है फिर कितनी बार, 23 दूनी 4, 23 3 69, बिल्कुल 69 रखना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ कितना बचा, ये आपका 1 बचा। फिर बात कर लेते, इधर एक हासिल गई तो कितना बचा, 1 बचा, बिल्कुल। अब आपको पता है ये शून्य तो हमने उतार लिया, एक शून्य हो रहा है। अब आपको पता है 23 का फाड़ा आपको बोलना है, 23 पंजो तो ज्यादा हो गया, बिल्कुल 15 हासिल लगी, 1, और आपको पता है ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब आपको पता है 23 पंजो 115 होता है, 4 बार जाएगा। कितनी बार, 4 बार। और 4 बार कितना होता है आपको पता है, अभी हमने किया था 4 बार 92 होता है। तो जल्दी से देखिएगा 92। अब बात कर लेते हैं शेषफल कितना बचा, 8 तो ये बचा, बिल्कुल। और बात कर लेते फिर एक इधर हासिल गई तो ये बचा 18, शेषफल कितना बचा, 18। अब देखो क्या होता है, छोटी संख्या जब भी पूछा जाए तो आपको पता है 18 घटाने की बात तो हम नहीं कर सकते, वो तो आपको पता है 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको पता है अंकों की 5 की चाहिए, तो बताओ 18 में तो 23 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर कितना जोड़े भाई, जोड़ना कितना पड़ेगा, 18 में कितना जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से बताओ भाई कितना जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से बताओ भाई कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है 18 में हमें 23 का भाग देना पड़े तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता दोगे सर 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। तो इसका मतलब 5 इसमें ऐड कर दो। हम कहेंगे जो भी आपका 10,000 था उसमें क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, बिल्कुल। तो आपको पता है ये कितना आएगा, 5001। अब देखो ये 23 से विभाज्य है, ये 23 से विभाज्य 5 अंकों की छोटी संख्या है। 23 से विभाज्य 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या ये है। अब देखो ये आपको पता उत्तर में नहीं दे रखा है, ज्यादातर इस तरह से आते हैं एग्जाम में। और जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी भाग देके देखिएगा, सभी विद्यार्थी देखते हुए कौन कौन दे पाते हैं। आप 1000 जो 10,005 है उसमें 23 का भाग दो, क्या जा रहा है पूरा, एक बार बताओ। छोटी सबसे छोटी संख्या तो यही है, लेकिन आपको ये नहीं बताना था, ये ऑप्शन में था नहीं, तो भी ऑप्शन के अनुसार करना था। पहले बात तो ये तो कट होगी भी, ये तो 4 अंकों की है, 5 अंकों की है भी नहीं, कैसे करेंगे। अब बात कर लेते इसकी बात करें तो ये तो भाई नहीं होगी। आपको पता है 1000 कितना 5 देता तब होता, 5 में यदि 23 जोड़ेंगे तो आपको पता कितना होगा, 1028 होता तब होता। यहाँ 1028 होता ना तब तो हो जाता भाई, हम कह देते सही है, ये भी नहीं है। और इसमें 23 का भाग वैसे भी नहीं जाता। अब 23 का तो भाग मेरे हिसाब से ऑप्शन में दे रखा, उनमें एक में जाएगा, ये ऑप्शन से आपको करना था। और वैसे कई इसकी भाषा के अनुसार सही ऑप्शन देके तो आपका देना चाहिए था 10,005। ज्यादातर एग्जाम इसी तरह आता है, लेकिन ये पेपर मैंने देखा तो इसमें ऑप्शन भी इस तरह से दिए हुए थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते थे। बाकी मैंने ये तरीका आपको बता दिया, जब भी छोटी संख्या पूछे ना तो शेषफल और भाजक का अंतर लेके वो जोड़ देते हैं, ठीक है। और बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या में हम 9 9 9 लगाते हैं और फिर शेषफल बचता वो घटा देते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, मैंने संख्या पत्ती जहां पढ़ाई एकदम कवर करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है विषम बताओ। अब देखो बात कर लेते भाई, यह आपको पता है 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, बिल्कुल है, घात बढ़ा रहा है। 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, सबकी घात 3 बन रही है, यानी 1 से लेके 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3 कितनी होती है भाई, 9 की घात 3 कितनी होती है, जल्दी से बताओ भाई। 729 होती है। यहाँ 529 कैसे दे दिया भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है, जो कि चूरू भर्ती में भी आया था, जो आपको पता है दोनों एग्जाम ये 26 अक्टूबर 2019 में हुआ था, 26 अक्टूबर 2019 में हुआ था। एक ही डेट का पेपर है। कई बार क्या होता है, एक ही डेट के पेपर होते हैं, उनमें रीडिंग समान आ जाती है, जीके आ जाता है, कई बार पूरा ही पेपर समान आ जाता है। आपको पता 5 का भाग दिया ये आया, बिल्कुल 5 का भाग दिया ये आया, 5 का भाग दिया ये आया, 5 का भाग दो भी कितना आएगा, आपको पता है 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, श्रेणी में गलत अंक कौन सा है। पहले बात कर लेते हैं, यहाँ कितना -11 किया, यहाँ कितना किया -9 किया, इसका मतलब यहाँ -7 करो, -7 करते हैं तो यहाँ कितना आता, 27 आता, बिल्कुल 27 आता। और इससे कम करो भाई, -5 बिल्कुल सही है, -3 बिल्कुल सही है, और -1 विषम संख्या ही घटा रहा है, लेकिन यहाँ 27 आना चाहिए था। आपको ये तो बताना है गलत कौन सा है, तो यहाँ 26 गलत दे रखा है, 26 क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, तो एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जैसे मार्च वर्ष का संबंध है, यानी मार्च है वो वर्ष का एक अंग है, मार्च है वो वर्ष का एक अंग है,
तो उसी तरह गर्मी किसका अंग है? गर्मी ऋतुओं का हम बात कर लेते हैं। जैसे वर्ष के अंदर महीने आते हैं, उसी के अनुसार ऋतु में गर्मी, बरसात, आपको पता है सर्दी इस तरह आती है। तो ये एक ऋतु का प्रकार है और आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार, देखते हुए कौन कौन सही जवाब दे पाएंगे। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए वाजपेयी ने क्या कहा? वाजपेयी ने क्या कहा? यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री। पिता की इकलौती पुत्री की बात करें तो वो वाजपेयी की बहन होगी। बहन का बेटा वो उसका भांजा होगा, बिल्कुल भांजा होगा, और वाजपेयी उसके क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वाजपेयी उसका मामा है और वो उसका भांजा है। तो इस तरह से आप एकदम क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ इस पेपर में कितने हुए। आपको पता है सर ने आपको पता है टारगेट दिया था 45 प्लस का, इसीलिए दिया था क्योंकि ये पेपर एकदम इजी था, इसीलिए 45 का टारगेट दिया। ऐसा पेपर आ जाए तो आपको 45 करना चाहिए। बाकी आपको पता है ये टारगेट इसलिए नहीं दिया कि 45 वाले का सिलेक्शन होगा, ये टारगेट हम इसलिए देते ताकि देखते हुए बच्चों की तैयारी कैसी है। ठीक है, इस तरह के पेपर में ज्यादातर आपको पता है जिनका ग्राउंड का 100 नंबर होता है उनका लगभग हम कहते हैं 38-39 पे सिलेक्शन हो जाता है, और जिनका स्टैंस होता है लगभग 42-43 पे हो जाता है इस तरह के पेपर में। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, और इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको एडुकृष्णा ऐप पर। तो जिन्होंने भी एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं करके हमारा जो एडुकृष्णा ऐप है जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल। जिनका आगामी पेपर है, आप स्पेशल हमारा कंटेंट लेना चाहते हो, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो, सारा कुछ मटेरियल एडुकृष्णा ऐप के अंदर मिलेगा। तो एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी जरूर लिखिएगा, जय हिंद का मैसेज लिखिएगा, और साथ में कमेंट करके बताएगा हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। हमने एक एक क्वेश्चन जो करवा रहे व्याख्या के साथ करवा रहे, ताकि विद्यार्थी जो आगामी पेपर की तैयारी करें उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। और अपने दोस्तों में वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और अगला आपका कौन सा पेपर करवाया जाए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो डेली हम एक एक पेपर 11 बजे लेकर आ रहे, और शाम को 8:30 बजे हमारा जो बड़ा वाला चैनल है आरजे किशन एजुकेशन, वहां भी आप नहीं जुड़े जरूर जुड़िएगा, ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।